सुन रहे हैं आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। नमस्कार, आपका स्वागत है आविर्भाव हॉरर शो के एक और एपिसोड में, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं कुछ सुनी और बहुत सी अनसुनी हॉरर कहानियां। इनमें से ज्यादातर कहानियां आविर्भाव लिसनर्स ने भेजी हैं। आप भी इसी तरह अपनी कहानियां और किस्से हमें भेज सकते हैं, जिन्हें हम चैनल पर फीचर करेंगे। अपनी कहानी या किस्से को रिकॉर्ड कर या लिख कर भेज दीजिए हमारे ईमेल एड्रेस पर, जो कि है avirbhavhorrorstories@gmail.com। इसी के साथ अगर आप पहली बार आविर्भाव की कहानियां सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप एक आविर्भाव लिसनर हैं तो प्लीज आविर्भाव के बारे में अपने दोस्तों और साथियों को बताते रहें, ताकि हमारी ये हॉरर लविंग कम्युनिटी बढ़ती रहे। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड, जिसमें आप सुनेंगे एक के बाद एक बेहतरीन हॉरर कहानियां। तो सुनते हैं इस एपिसोड की पहली कहानी। चलिए शुरू करते हैं आविर्भाव। आज की पहली कहानी आप में से कई लिसनर्स को पुराने दिनों की याद दिलाने वाली है। पुराने दिन या पुरानी रातें जब आविर्भाव और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्लब हाउस में रातों की महफिल सजाया करते थे। ये कहानी हमारे प्यारे दोस्त और आपके चहेते नैरेटर अविन की है, और शायद आप में से कई लोगों को ये याद भी हो। पर मैं जानता हूँ कि चाहे आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हों या दूसरी, तीसरी या चौथी बार, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद है। तो बिना कोई देर किए आविर्भाव हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं अविन की जुबानी। तो आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, इसका नाम है रॉन्ग वे। ये कहानी एक छोटे से शहर की है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। जस्ट अ सेकंड। या तो कुछ सालों पहले की बात है। एक शहर था जहाँ पे 2 दिन से बहुत तेज बारिश लगातार हो रही थी, एंड सबको बोला गया था कि घरों के अंदर ही रहो, बिकॉज इट वाज नॉट सेफ टू मूव आउट। उसी शहर में 4 साल पहले एक क्लाउड बर्स्ट, एक बादल फटने की वजह से बाढ़ आने के चक्कर में काफी जाने और काफी लोग उस बाढ़ में बह के मर गए थे। पापा पापा एक कहानी सुनाओ ना, निखिल ने ध्रुव को बोला। इतनी कहानियां सुनेगा तो डर जाएगा, ध्रुव ने निखिल को आगे से बोला। इतनी देर में रोहन, निखिल का भाई, दोनों आकर रजाई में घुस गए। आज जो मैं कहानी तुम्हें सुनाने वाला हूँ, ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। पापा मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, निखिल ने इतनी देर में एक पेंसिल टॉर्च से हल्की सी रोशनी दी। कुछ साल पहले की बात है। मनाली के पास छोटा सा गांव था। अगस्त का महीने में कहा जाता है कि रात के टाइम में पहाड़ी इलाके में काला जादू और भूतिया शक्तियां जो होती हैं वो काफी ज्यादा फैल जाती हैं। इसी के चलते उस गांव में काफी डर बैठा हुआ था। एक दिन अचानक एक विधवा औरत अपनी बेटी के साथ अकेले रह रही थी और उसके दरवाजे पे एक दस्तक हुई।
उसने खोला तो वो देखती है कि एक औरत अपने बेटे के साथ उसके दरवाजे पर आ रखी थी। वो औरत ने जब उसकी विधवा औरत की बेटी को देखा, वो इतनी खुश हो गई कि वो इतनी सुंदर लगी उसको कि उसने तय कर लिया कि वो उसी रात अपने बेटे का रिश्ता उस औरत की बेटी के साथ कर देगी। एक विधवा औरत की बच्ची के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? दामिनी ने ध्रुव को बोला। उसी रात दोनों का रिश्ता पक्का हुआ। अगली सुबह जब वो विधवा औरत अपने ऑफिस काम करने गई तो वो अपनी खुशी बांट रही थी, और एक कलीग ने उसको बताया कि जिसके साथ उसका रिश्ता हुआ था वो ऐसे ही आज से 4 साल पहले किसी के पास रिश्ता मांगने जा रहे थे, दोनों माँ और बेटे। और रिश्ता जब मांगने जा रहे थे उसी दौरान उनका कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था दोनों का। पापा, इसमें भूत तो है ही नहीं, निखिल ने बोला। तुम डर गए क्या? हर कहानी में भूत होना जरूरी है क्या? ध्रुव ने आगे से बोला। बहुत बेचैनी सी थी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब एक काम करो, तुम लोग सो जाओ, काफी लेट हो गया, कल स्कूल भी जाना है। बिल्कुल सुनसान मौसम था, खामोशी थी और बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। दोनों बिस्तर में अपना पैर डाल के सोने ही लगे थे और अचानक उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इस टाइम कौन हो सकता है? ध्रुव ने अपने आप से पूछा। वो दरवाजे की तरफ चलने लगा तो पीछे से निखिल ने बोला, पापा पापा, ये टॉर्च ले जाओ, अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। ध्रुव दरवाजे की तरफ चलने लगा। वो दरवाजे के पास ही पहुंचा था तब तक एक और बार दरवाजे पर नॉक हुआ। ध्रुव ने दरवाजा खोला तो देखता है कि एक आदमी बरसात में पूरी तरीके से भीगा हुआ एक ऑफिस के बैग के साथ खड़ा हुआ था। हाय हाय, आई एम सूरज, सो सॉरी, मैं आपको ऐसे अनजान होके ऐसे रात में तंग कर रहा हूँ। वो एक्चुअली मैं ऑफिस से वापस आ रहा था एंड आई जस्ट टुक द रॉन्ग वे एंड मेरी गाड़ी बस आपके घर के बाहर ही खराब हो गई। आई एम सो सॉरी टू बॉदर यू। मैं बस ये पास की एजेंसी में एक मेरी मार्केटिंग की एजेंसी है, मैं वहाँ पे बिजनेस करता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं बस थोड़ी देर आपके पास यहाँ आपके घर में रुकूंगा, जैसी बारिश कम होती है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। सूरज ने ध्रुव की आंखों में देख के बोला। ध्रुव वो दामिनी को देखते हुए घबरा सा गया था। आइए, आप अंदर आ जाइए प्लीज। आप भूत तो नहीं हो? निखिल ने बोला। एक काम करो, तुम दोनों अंदर जाओ, बहुत लेट हो चुका है, तुम जाके अंदर सो जाओ। दामिनी ने दोनों बच्चों को अंदर भेज दिया। निखिल और रोहन अंदर चले गए थे और ध्रुव और सूरज बाहर लॉबी में बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। इतनी देर में दामिनी 3 कप कॉफी के लिए आई, तीनों के लिए। यहाँ पे अक्सर ऐसे इतनी तेज बारिश होती रहती है क्या? सूरज ने ध्रुव से पूछा। हाँ, कुछ साल पहले हुआ था कुछ ऐसा ही। पानी का ये सैलाब ले गया था सब अपने साथ। ध्रुव ने जैसे ये बोला, सूरज थोड़ा घबरा सा गया। आप विश्वास रखते हैं क्या इन सब बातों के अंदर, ये पैरानॉर्मल चीजों में? नहीं नहीं, मेरा इस सब में कुछ विश्वास नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इन सब में। मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी सब में, और पता भी नहीं चला कि 3 घंटे निकल गए। बाहर बारिश भी कम हो गई थी। कॉफी पीने के बाद, बातचीत करने के बाद सूरज
ने कहा कि अब मैं अलविदा लेना चाहूँगा आपसे। तो दामिनी ने सी ऑफ करा सूरज को और ध्रुव ने बोला कि मैं चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। ध्रुव ने गेट खोला और बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी, उसके पास तक गए। सूरज ने फटाफट बोनट खोला, बोनट में कुछ हल्का सा काम करा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, सूरज ने ध्रुव को बोलते हुए सी ऑफ करा। कहाँ ही मिलते हैं आजकल ऐसे लोग, सूरज ने अपने आप के मन में ये चीज बोली। अगले दिन सुबह ऑफिस से वापस आ रहा था अपने दोस्त के साथ सूरज, मीटिंग अटेंड कर। यार जरा एक बार हाईवे वाला कट लियो ना यार। यार हम लेट हो रहे हैं इस टाइम, कहाँ जाना है तेरे को सूरज? यार वो कल मैं एक्चुअली एक रात को ना मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं एक फैमिली से मिला। यार बहुत स्वीट लोग थे यार, उन्होंने रात को अनजान बंदे को, मेरी ऐसे मैं अनजान था बट उन्होंने फिर भी मेरी इतनी अच्छी हेल्प करी। बस यार एक बार मैं फटाफट उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा यार चल तू फटाफट थैंक यू बोल के ना यार बाहर आ जाइयो, ज्यादा टाइम मत लगाइयो। हाँ हाँ बस 5 मिनट। उन्होंने गाड़ी उस हाईवे पे ली। थोड़ी दूर सूरज के दोस्त ने गाड़ी रोकी और सूरज उतर कर आगे घर की तरफ चलने लगा। तो उसको एक चौकीदार दिखा। हाँ जी भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? अरे नहीं नहीं, बस वो मैं यहाँ पे एक मेरे दोस्त रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया था। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो यहाँ पे उनका सफेद सा घर है, क्या नाम है उनका? वो ध्रुव खुराना। ध्रुव खुराना से मिलना चाहा मुझे, उनके वो 2 बच्चे और अपनी बीवी के साथ रहते हैं ना यहाँ पे। चौकीदार की शक्ल उतर सी गई। साहब क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? कहता ध्रुव खुराना भाई साहब, मैं कल रात को उनसे मिला हूँ। कहता साहब ध्रुव खुराना की 4 साल पहले एक बाढ़ आने से मौत हो गई थी, उनका पूरा परिवार क्लाउड बर्स्ट में बह गया था। किस घर की बात कर रहे हैं? ये तो पूरा खंडर है अंदर। सूरज कांपने लगा थोड़ा सा। कहता भाई साहब मैं कल कल रात में उनसे मिला हूँ, कल रात में मैं उनके साथ बैठा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? कहता मैं नहीं मानता आपकी बात, मैं हटिए आप। वह घर की तरफ चलने लगा। आगे बढ़ा, दरवाजा खोला उसने घर का और देखता है कि अंदर वो एक घर नहीं, वो एक खंडर ही था। बट हाँ, वो 3 कॉफी के कप जरूर सामने पड़े हुए थे और शायद अंदर निखिल और रोहन के हंसने की आवाज भी जरूर आ रही थी। सूरज वहीं पर खड़ा रह गया और बहुत तेज रोने लगा। आज सूरज आज तक यही नहीं समझ पाया कि जो उसने देखा क्या वो हकीकत थी या उसका एक बुरा सपना। So yeah guys, thank you so much. This was today's story. Thank you. उम्मीद है आपके गूज बम्स शांत हो गए होंगे। अब इनकी कहानियाँ, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसकी वो खूबसूरत आवाज़ आज भी मुझे पुराने वक्त की सैर पर ले जाती है। पर वक्त रुकता नहीं और इसीलिए हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो अविन को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक डीएम भेजकर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दें। लड़का आजकल अपने देश से बाहर है और आप सबके कुछ मीठे बोल शायद उसे हम सबकी याद दिला दें। तो चलिए इसी के साथ अब वक्त है हमारी अगली कहानी का। और ये अगली पेशकश कहानी नहीं, एक किस्सा है जो हमारी एक लिसनर और दोस्त के साथ हुआ था। स्लीप पैरालिसिस एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जिसे
जिसमें आपका दिमाग तो नींद से जाग जाता है लेकिन आपका शरीर सोया रहता है और आप चाह कर भी हिल या बोल नहीं पाते। ऐसा ही कुछ बुलबुल के साथ हुआ। ये किस्सा बुलबुल ने अपनी आवाज में खुद रिकॉर्ड करके भेजा है और हम बुलबुल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आविर्भाव को अपने इस पर्सनल ट्रॉमा को शेयर करने लायक समझा। इस किस्से को शुरू करने से पहले आविर्भाव की दुआ है कि बुलबुल या किसी भी और के साथ ऐसा फिर कभी ना हो। चलिए सुनते हैं बुलबुल की आप बीती। Avirbhav Horror Stories. तो मैं आज जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई डोंट नो इफ इट्स अ हॉरर वन और समथिंग एल्स। तो ये बात है जब मैं दिल्ली में थी, मेस में रहती थी। तो मैं एक रूम शेयर करती थी। तो एक दिन मैं रात में सो रही थी, एक साइड मतलब बाएं साइड में लेट के सो रही थी मैं। तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर को किसी ने खींचा। जैसे होता है ना, कभी कभी आप सो रहे होते हो और आपको लगता है कि आप किसी पहाड़ से अचानक से गिर रहे हो या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है और आप चौंक जाते हो अचानक से। और ऐसा ही मुझे लगा। तो किसी ने शायद मेरा पाँव खींचा और मैं चौंक गई और मैं फिर से सीधे तरीके से जैसे शवासन में सोते हैं उसी तरीके से मैं सो गई। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसे लगा कि मेरे सीने पे कोई आके बैठ गया और जोर से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। अचानक से मतलब मेरी आंखें खुली और मुझे लगा कि कोई चोक कर रहा है मुझे और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। आई वाज गैस्पिंग फॉर टू ब्रीथ। तो मैं क्या करूँ तब? मेरा ना पैर हिल रहा है, ना मेरे हाथ हिल रहे हैं, ना मैं हिल पा रही हूँ। पसीने छूट रहे हैं और मैं उसी वक्त मैंने सोचा कि मैं शायद अपने रूममेट को बुलाऊं। तो मैंने अंदर से मतलब मैं चिल्लाना शुरू कर दिया मैंने कि नाज़िया नाज़िया सुनो, शायद कोई बैठा है मेरे सीने पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे ज़रा उठाओ कम से कम पकड़ के। लेकिन मैं बोल रही थी लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। ऐसे लग रहा था कि आपकी आवाज़ किसी ने छीन ली हो, जैसे इतनी ज़ोरों से आपका गला दबा रहा था कोई। तो मैंने बहुत टाइम तक मैंने बोला कि ठीक है, मैं पैनिक नहीं करती हूँ, जो भी है मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा आराम से मतलब ब्रीथ करने की कोशिश करूँ मैं। तो लेकिन फिर भी जितनी भी ट्राई करूँ नहीं हो रहा था मुझसे। फिर मैंने ट्राई किया कि थोड़ा तो हाथ पैर मैं हिलाना कोशिश करूँ, कुछ तो करूँ, कैसे भी उठूँ, क्योंकि मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा दम घुट रहा है और मैं थोड़ी देर में मतलब मेरी जान चली जाएगी। अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे पसीने छूट रहे हैं। वो एक्सपीरियंस मतलब इतना डरावना था मेरे लिए। 10-15 मिनट के लिए हालांकि हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं बहुत टाइम के लिए हो रहा है वो। उसके बाद मैंने बोला कि भगवान कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, मतलब मेरी जान छुड़वाओ इससे। धीरे धीरे क्या हुआ, 10-15 मिनट के बाद मुझे लगा कि मेरे छाती से कोई मतलब सीने से कोई उठ गया और मेरा गला छोड़ दिया उन्होंने। सीना और गला दोनों फ्री है लेकिन पूरा बॉडी बाकी पैरालाइज्ड है मेरा। मैंने ट्राई किया, देखती हूँ कैसे कैसे करके थोड़ा उंगली वगैरह हिलाने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जैसे एक मुर्दे की तरह मतलब मैं पड़ी हुई थी, मैं सीलिंग को देखती रह गई। ऐसा है कि बस आंखें ही घुमा पा रही थी मैं अपने रूममेट की तरफ के कम से कम उठे, वो कम से कम देख के किसी भी तरीके से इशारे से मैं उसे बोल पाऊँ कि पैरालाइज्ड होके मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने ट्राई किया कि फिर वैसे ही लेटी रही। कुछ टाइम ऐसा होता था कि मैं पैनिक कर रही हूँ और कुछ टाइम ऐसा होता था कि मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं पैनिक नहीं होना है, शायद ऐसा होता है।
फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि फिर से ऐसा लगा कि मेरे सीने पे फिर से कोई बैठ गया है और ज़ोरों से फिर से मतलब मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लगातार 2-3 बार होता चला गया और उसी में पूरी रात बीत गई। वॉल क्लॉक जो था वो मेरे सामने की दीवार में ही लगा हुआ था, तो मैं देख पा रही थी। तो इट वाज़ अराउंड आई गेस 5:15। फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे मेरे पैरों से नसें खुलना शुरू हो गया और मैं आराम से पैर हिलाना मतलब शुरू किया मैंने। और अचानक से थोड़ी देर में मेरा पूरा बॉडी एट ईज़ हो गया। फिर उसके बाद एट ईज़ हो गया, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं हो रहा था मैं उठ पाऊँ। मुझे नहीं पता वो कैसी फीलिंग थी, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ पाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बॉडी से जैसे सारी एनर्जी किसी ने छीन ली है। फिर मैंने उसका भी वेट किया। ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था हर सेकंड बहुत स्लोली गुज़र रहा है। हर सेकंड मुझे समझ में आ रहा था, पता चल रहा था। वैसे होते-होते मतलब अराउंड 6:30 तब मैंने कैसे भी करके मुश्किल से मैंने पैर बेड से नीचे उतारे और साइड में जो वॉल थी, वॉल से मैं खुद को सपोर्ट करके मैं बैठी रही और किसी मतलब अदर वे में बैठ नहीं पा रही थी। मैं गिर जाती थी और लेकिन मेरे मुँह से तब तक भी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। तब भी मतलब पसीने में लथपथ थी। वैसे पता नहीं कैसे ये सब ठीक हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया एंड मैं थोड़ी देर में धीरे-धीरे जैसे कॉन्शियस हुई मैं, मेरे मुँह से बात आवाज़ निकली और मैं तब इतने शॉक में थी क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम से नया था। उससे पहले थोड़ा-सा भी ऐसा कभी मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था। जब मैं पैरालाइज़्ड होके पड़ी हुई थी, तब इतना मन कर रहा था कि मैं चिल्ला-चिल्ला के अपने रूममेट को बोलूँ कि उठो तुम, प्लीज़ हेल्प करो। लेकिन जब मैं एट ईज़ हो गई, तब मुझे कुछ बोलने का मन ही नहीं किया। एकदम शॉक में रह गई थी मैं। तो उसके बाद जाके आई टूक अ शावर एंड आई फेल्ट बेटर। दैट वाज़ इट। आई मीन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने किसी को बताया नहीं है कभी। मम्मी को बताया था और मम्मी को जब बताया कि मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी ने बोला आप मतलब अपने क्या बोलते हैं शवासन में जैसे सोते हैं वैसे कौन सोता है रात में। ऐसे में मम्मी को भूत वगैरह पे विश्वास है, तो वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसे आत्मा वगैरह जो भी होते हैं, वो आप ऐसे सीने के मतलब सीना ऊपर करके सोते हो तो वो आपके ऊपर आके बैठते हैं, आपको देखते रहते हैं, ऐसा होता है। तो आई डोंट नो वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी या कुछ था, लेकिन हाँ, बस इतना ही है। थैंक यू। आविर्भाव। आविर्भाव में हमारा मानना है कि भूत, प्रेत, जिन, डायन और आत्माओं से भी खतरनाक होती है असल जिंदगी। भले ही आप भूत प्रेत चुड़ैलों में यकीन रखें या नहीं, पर डर के अस्तित्व को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। डर एक ऐसी चीज है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। मेरे दादाजी कहा करते थे, डर एक सांप की तरह होता है कि बार बार अपनी कैंचुली बदलकर नए नए रूप में हमारे सामने आता है और कभी भी अपना सर उठाना बंद नहीं करता। ऐसे में बस हमें अपने आंख और कान खुले रखने की जरूरत होती है, क्योंकि डर से आप भाग नहीं सकते, बस उसका सामना कर सकते हैं। और इसी के साथ वक्त आ गया है अपनी अगली कहानी से सामना करने का, जो कि है एक आविर्भाव हॉरर स्टोरीज ओरिजिनल। इस कहानी के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कहानी खुद ही आपके दिल और दिमाग पर अपना काम कर जाएगी। तो बिना किसी देर के पेश है इस एपिसोड की पहली आविर्भाव हॉरर स्टोरीज ओरिजिनल स्टोरी।
2013 या 2014 की बात है, मेरे अंदर भूत सवार हुआ था कि स्वप्निल भाई अब ना बॉडी बनाएंगे, एकदम बफ्ड अप होना है। तो मेरे पास ही में एक जिम है, मैंने वहां की मेंबरशिप ली और वहां मुझे मिलते हैं नवीन भाई, एंड ही वाज अ ट्रेनर देयर। बहुत ही ज्यादा स्वीट आदमी है ना, ह्यूज गाय, मतलब होता है ना, मतलब 6 फुट 4 इंच का बंदा, एंड ही इज लाइक चौड़ा। ही वाज अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट, हर किसी की मदद करने को तैयार। नवीन भाई से मेरी काफी अच्छी खासी बातचीत हो गई और एक दिन उन्होंने मुझे एक कहानी बताई थी जो उनके साथ हुई थी। तो बताते हैं कि दिलशाद गार्डन में बिल्डर फ्लैट्स होते थे छोटे छोटे, तो उनमें से एक फ्लैट मैंने ले लिया था और तब मैं किसी और जिम में काम करता था। तो बताते थे कि उनके पड़ोस में एक और फैमिली रहती थी जिसमें एक माँ थी अराउंड 45 to 50 years ऑफ एज, एक बेटा था उनका 17-18 साल का और एक छोटी सी बेटी थी 14 साल की। वो जो लड़का है, नवीन उसे देखता है कि वो उसके जिम में आता है, थोड़ा बहुत करके चला जाता है, तो नवीन स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि तुम ऐसे कर रहे हो, जैसे नवीन भाई की आदत थी, वो हर किसी को टिप देने लगते थे। और होता है ना, जब किसी यंग लड़के के पास कोई फादर फिगर नहीं होता है, वो हर किसी में फादर फिगर ढूंढने लगता है, एंड आई थिंक उस लड़के के साथ यही हुआ, वो नवीन भाई में फादर फिगर ढूंढने लगा। तो एक दिन आउट ऑफ द ब्लू वो लड़का कहता है कि नवीन भाई, मेरे घर में ना एक प्रॉब्लम है और आप मेरी हेल्प करोगे? एंड एज यूजुअल नवीन भाई वाज अप फॉर इट कि हाँ तू बता क्या क्या करना है, बोल। वो लड़का बताता है, नवीन भाई मेरी छोटी बहन के ऊपर एक भूत आता है और आप प्लीज आके हमारी हेल्प करो। नवीन भाई सख्ते में आ गए, बोले कि यार एक बात बता, अगर भूत आता है मैं कैसे हेल्प करूंगा, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं हेल्प कर पाऊंगा? तो लड़का कहता है कि नहीं, आप एक दिन हमारे घर आ जाना, मैं आपको सब समझा दूंगा। सो नवीन भाई अपने घर पे एक शाम, और उनके पास एक मैसेज आता है फोन पे। नवीन भाई देखते हैं, इतनी देर में कॉल आ जाती है उसको, और उस लड़की की आवाज में ना एक अर्जेंसी है। वो कह रहे हैं नवीन भाई प्लीज 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 जल्दी आ जाओ मेरे घर पे, प्लीज जल्दी आ जाओ। और ये कह के वो लड़का फोन काट देता। अब घर पड़ोस में नवीन भाई को पता है लड़का कहाँ रहता है, नवीन भाई तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो जो देखते हैं कि वो 14 साल की पतली सी छोटी सी डेलिकेट लड़की को उसकी माँ और उसका भाई जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है आजकल, वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनके काबू में नहीं आ रही है। वो अपने दांतों से सोफे के कुशन्स फाड़ रही है और चिल्ला रही है वो, और उसकी जो आवाज है वो किसी लड़की की आवाज नहीं है। नवीन भाई किसी पेड़ की तरह स्टिल खड़े हुए, वो देख रहे हैं हो क्या रहा है। वो लड़का बेचारा अपनी बहन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी बहन उसमें एक हाथ मारती है और वो जाके गिर जाता है, और वो लड़का चिल्लाता है नवीन भाई प्लीज हेल्प करो। एंड सडनली नवीन भाई रियलाइजेस ओके मुझसे क्या हेल्प मांग रहा था। नवीन भाई जाते हैं उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं, और नवीन भाई जब मुझे किस्सा बता रहे थे वो बोल रहे थे कि स्वप्निल, मैंने उस लड़की का एक रिस्ट पकड़ा राइट हैंड का, और उसने अपने लेफ्ट हैंड से मेरा हाथ ऐसे हटा दिया जैसे कोई पत्ती है। और जैसा मैंने बताया, नवीन भाई इज अ 6'5" गाय एंड ही इज ह्यूज। बोला स्वप्निल, उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ के हटा दिया जैसे कुछ भी नहीं है, और उसके बाद उसने अपना सिर मेरी छाती में देके मारा, मेरी सारी हवा निकल गई फेफड़ों में। अब नवीन भाई टुक इट एज अ चैलेंज। देखो सबसे पहली ट्रिक क्या होती है, अगर कोई आपसे थोड़ा पावरफुल है जो आप पे जोर लगा रहा है, उसका ना ग्राउंड से कांटेक्ट खत्म करो। तो उन्होंने उस लड़की को कंधों से पकड़ा और हवा में उठा लिया, और उठा के उसको बेड पे पटका। उसकी मम्मी आती है, उसका भाई आता है। अब ये तीनों लोग उस लड़की को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ये तीनों उस लड़की को बांधते हैं बिस्तर से। फाइनली दे समहाउ मैनेज टू डू इट, और उसके बाद वो लड़की या उसके अंदर जो कुछ भी है वो चीखे जा रहा है बुरी तरह, मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, यहाँ सब मरोगे तुम। और नवीन भाई अपने पसीने पोंछ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की शांत हो जाती है, शी पासेस आउट, एंड देन द गाय सेज के ओके भैया ये हो गया आज का। एंड नवीन भाई सेज आज का, एंड देन स्टार्ट्स दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जहां नवीन भाई को हर दूसरे दिन कॉल आता था प्लीज आ जाओ। और फिर तो ये हो गया, नवीन भाई को एक्सपेक्टेशन रहती थी कि भाई आज मेरे को शाम को उधर जाना है। ही स्केड्यूल्ड हिज इवनिंग्स और डेज अराउंड इट। सो नवीन भाई को ना फिर वो, मतलब एक होता है ना, आपको एक एग्जॉर्सिज्म होता है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, एक डर होता है, वो नहीं था। अब नवीन भाई के लिए ये टास्क बन चुका था, ये काम है कि भाई 4 बज गए, मेरा कॉल आ रहा होगा, मेरे को उधर जाना। और ये रोज का है, नवीन भाई रोज जाते हैं, उस बच्ची को पकड़ते हैं, बांध देते हैं उसको, और फिर खड़े खड़े देखते रहते हैं, वेट करते हैं जब तक कि ये बेहोश ना हो जाए। और इस काम में उन तीनों के पसीने छूट जाते हैं। और इसके अलावा जब भी नवीन भाई उस बच्ची से मिलते हैं, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, और नवीन भाई थिंक्स कि यार इस बच्ची के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा।
तो यही सब चल रहा है। नवीन भाई बाहर आते हैं, सुट्टा ब्रेक मारते हैं, फिर कहते हैं चलो अंदर चलते हैं, फिर से देखते हैं वो पास आउट हुई कि नहीं, वापस जाते हैं अंदर कि हाँ ठीक है अभी भी चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई हाथ ढीला रह गया तो उसने खोल लिया, फिर जाके उसको पकड़ो, फिर दबाओ उसको, ये सब चलता रहता था। तो ऐसे में ना आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है एकदम। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में जब नवीन भाई ने एक शाम को उसको पकड़ रखा था, उसको दबा रहे थे, उस लड़की का हाथ छूटा और उस लड़की ने कस के एक झापड़ नवीन भाई में दिया। नवीन भाई बोलते हैं स्वप्निल मेरा दिमाग हिल गया था, कनेक्शन हिल गए थे मेरे दिमाग के। तो मैंने ना, मुझे गुस्सा आया, मुझे ध्यान नहीं रहा कि बच्ची है छोटी सी, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसकी गर्दन दबा दी वहां पे, और गर्दन दबा के मैंने उस पर चीखने लगा उस लड़की पे, क्योंकि नवीन was pouring out his frustration in that moment. He yelled at that little girl or whatever was inside of her. वो बंदा चीख रहा है उस पे कि तू क्या चाह रहा है इस लड़की के साथ, इस लड़की ने बिगाड़ा क्या है तेरा, तू क्यों पड़ा है इस लड़की के पीछे। And then suddenly whatever was inside of her replied back. मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मैंने क्या गलत किया था किसी के साथ जो मेरे साथ इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने मुझे उस पेड़ से टांग दिया था सबके सामने, और जब मैं मर गया था लाठियों से मेरी बॉडी को पीटा था इन्होंने। मर गया था मैं कहता रहा मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन कोई नहीं माना मेरी बात। मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ये किया इन लोगों ने, और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मारूंगा। नवीन भाई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल लिसनिंग टू इट, और उनकी पकड़ ढीली हो गई। लड़की ने 2-3 घूंसे और 3-4 लात नवीन भाई में अच्छे से दी वहां पे। उस शाम फिर उस लड़की को जैसे तैसे बांधा और ये चलता रहा, लेकिन ये चीज बढ़ती गई, और ये चीज इतनी बढ़ी कि मोहल्ले वालों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि आपके घर से ये सब होता है, क्योंकि मोहल्ले वालों को लगता था कि ये इनके घर है, किसी दिन हमारे घर आ जाएगा। उस फैमिली को वैसे ही वो लोग ऑस्ट्रेसाइज करके रखे हुए थे, उन बच्चों से कोई बात नहीं करता था, उन घर वालों की कोई हेल्प नहीं करता था। तो दैट फैमिली वन डे डिसाइडेड टू मूव, और उसके बाद उस फैमिली का कोई पता नहीं लगा कहाँ गई। तो नवीन भाई बता रहे थे कि स्वप्निल भाई, लेकिन मैं ना अभी भी कभी कभी चला जाता हूँ उस घर के सामने, ये सोच के कि शायद एक दिन उनमें से कोई आएगा और मैं मिलूंगा। मुझे लगता था कि वो मेरी फैमिली है, वो मेरे छोटे भाई हैं, और मुझे आज तक नहीं पता पड़ा कि उस बेचारी बच्ची का क्या हुआ होगा। वो लोग जान गए, उन लोगों ने नवीन भाई को रिप्लाई करना बंद कर दिया, उनके फोन उठाने बंद कर दिया, और मे बी शायद थोड़े टाइम बाद उन लोगों ने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। तो आई होप आप लोगों को सोचने पर मजबूर किया होगा इसने। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक डर क्या होता है? अकेलापन। इंसान सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है कि वो अकेला रह जाएगा, और कुछ बदनसीब लोगों की नियति में अकेलापन एक कोड़ बनकर उतर आता है। शायद ऐसा ही कुछ उस परिवार के साथ हुआ था जिसमें वो इतने सारे इंसानों के बीच रहते हुए भी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, और इसी अकेलेपन को समझने की कोशिश की नवीन ने। वो परिवार आज कहाँ होगा, किस हाल में होगा, और क्या वो आज भी बिल्कुल अकेले ही होंगे? खैर, शो को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अपनी अगली कहानी जो भेजी है दक्ष ने। आप सुन रहे हैं आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। ओके, सो ये बात है 2020 दिसंबर की। सो वी वर ट्रैवलिंग चोपटा टूनाथ, अगर आपने सुना हो, उत्तराखंड में एक जगह है। तो उसके पास एक जगह है देवरिया ताल। तो यहाँ से मैं रुड़की रहता हूँ, तो रुड़की से देवरिया ताल अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लगता है 10 घंटा, करीब 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो हम सुबह को निकले, शाम को पहुँचे। तो वहाँ एक विलेज से फिर देवरिया ताल के लिए ट्रैकिंग होती है, कम से कम भी 8 किलोमीटर की। तो हम 8 बजे करीब पहुँचे थे शाम को, और फिर हमने ट्रैकिंग करी। हम 10 साढ़े 10 बजे ऊपर पहुँच गए, और
क्या नाम है, फिर उसके बाद मतलब जैसे सब लोग थक रहे थे तो अपना डिनर विनर करा, सब लोग अपने कैंप्स में चले गए। वहाँ कैंप्स थे बिल्कुल लेक के बगल में, सब लोग कैंप्स में चले गए। एक कैंप में 3 जने, तो जो हमारे से दूसरे वाला, हम 6 जने थे तो 2 कैंप थे हमारे, तो जो दूसरा वाला कैंप था तो उसमें मतलब 3 दोस्त थे। तो ये मुझे तो पता नहीं, पर वो बता रहे थे कि रात को जैसे वो उठे होंगे मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए कुछ, तो उन्होंने जैसे ही खोला तो देखा वहाँ बच्चे खेल रहे थे थोड़े से। तो कोई नहीं, वो अपना आ गए वापस। तो थोड़ी देर बाद जैसे अब एक बार उठ जाओ तो नींद आती नहीं, तो थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उनके मतलब जो आजकल मॉडर्न कैंप्स हैं उसमें वो विंडोज वगैरह सब देते हैं ये लोग, तो विंडो से कोई झांक रहा है। तो वो थोड़ा डर सा गया, तो उसने हनुमान चालीसा वगैरह अपना एयरपॉड्स में चलाई और वो लेट गया। तो जब वो सुबह उठा तो क्या नाम है, उसकी थोड़ी तबीयत डाउन सी लग रही थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ थोड़ा खांसी जुकाम सा। तो हमें लगा नॉर्मल जैसे ऊपर आए हुए हैं, सर्दी का टाइम है, हो गया होगा। हमारी अगले दिन चौपटा टूंगनाथ की ट्रैकिंग थी, तो हमने इतना कुछ करा नहीं, एक पैरासीटामोल दी उसे और हम चले गए। तो वो जब ट्रैकिंग शुरू हुई वो तब से मना करने लगा था कि क्या करोगे इतनी ऊपर जाके, यहाँ से भी वही व्यू है, ऊपर से भी वही आना है। तो हम थोड़ा ऊपर गए, फिर थोड़ा और ऊपर जैसे ही चढ़े, मतलब अराउंड हम 4-5 किलोमीटर जब कवर कर चुके थे। अब तुंगनाथ की ट्रैकिंग है 9 या 10 किलोमीटर की, तो मतलब अप्रॉक्स आधा ट्रैक हम पूरा कर चुके थे। तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी, फीवर बहुत बढ़ गया, वॉमिटिंग आने लगी। तो वहाँ मैं थोड़ा ऊपर था, तो वहाँ एक बाबा जी बैठे चिलम पी रहे थे, तो मैं उनके बराबर में बैठ गया। वो लोग उसके लिए पानी वगैरह ले रहे थे, मैं उनके बराबर में बैठ गया, मैं भी थोड़ा रेस्ट ले रहा था। तो वो लोग भी धीरे धीरे उसे वहाँ लाए, मतलब ज़्यादा नहीं, 10 कदम ही ऊपर होऊंगा मैं उनसे। तो शॉप से वो पानी वगैरह लाए, उसे पानी वगैरह दिया, वो बैठा। तो एकदम बाबा जी ने जैसे ही वो चिलम खत्म करी, वो खड़े हुए, उसके बगल में जाके बैठे, उसका हाथ पकड़ा और अपनी आंख बंद करके कुछ उन्होंने बोला, मतलब उसके कान में कुछ बोला। और फिर जैसे ही वो थोड़ा आंख सी खुली उसकी दोस्त की, जो मेरे, और उसके एकदम काला धागा बांध के कि कोई नहीं अब चले जाओ, अब तुम ठीक हो। तो फिर उसके बाद वाकई में उसे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो हम उनके पास बैठे, हमने पूछा कि ये क्या था, कि कुछ नहीं, वो रात को एक बच्चा लग गया था इसके पीछे, खेल रहे थे मैं। तो बस यही है अभी तो। बेशक मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन आज भी मेरे पास एक बच्चे का दिल है जिसे मैंने एक बक्से में बंद करके रखा हुआ है। दक्ष की उस खून जमा देने वाली कैंपिंग ट्रिप के बाद अब वक्त है हमारी अगली कहानी का। ये एक बहुत पॉपुलर कहानी है, लेकिन इसे आज मैं नहीं सुनाऊंगा। इसे आप सुनेंगे हमारी ऑसम फूफू पांडा उर्फ फरहा की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं टोपैज। This was, I think, one of the first stories that I read. It's called Topaz. And मैं try करूँगी justice देने का, but here it goes. So basically ये backdrop हिमालयाज का है, and हिमालयाज पे वही pine trees बड़े बड़े और snow गिरी हुई है। तो हमारे एक प्रोटैगनिस्ट हैं जो राइटर हैं, तो वो हिमालयाज में एक छोटे से कॉटेज में रहते हैं, जहाँ पे उनकी एक डेस्क लगी हुई है और डेस्क के सामने विंडो है जिससे उनको वो पाइन ट्रीज और वो जंगल दिखता है। तो एक दिन वो अपना म्यूजिक प्लेयर ऑन करके गाना सुन रहे थे और वो लिखने बैठे ही कि उनको उन पाइन ट्रीज में कुछ दिखा। एंड यहाँ पे मैं ट्रिगर वार्निंग देती हूँ कि अगर किसी को जाना है तो चले जाएं अभी, क्योंकि इसमें सुसाइड का मैं मेंशन करूंगी। तो वो देखते हैं उन पेड़ों में कुछ झूल सा रहा है,
और फिर उनको रियलाइज होता है कि ये बॉडी है, बाल हैं और एक चेहरा है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी वही जो म्यूजिक प्लेयर में गाना बज रहा है वो धीमे धीमे उसी से झूल रहा है। तो ये राइटर साहब जो हैं बड़े थोड़े डरने के बजाय ये क्यूरियस होते हैं। ये जल्दी से अपना म्यूजिक प्लेयर बंद करते हैं और भागते हैं नीचे, और वो फिर जंगलों के पतले रास्ते से होते हुए वो उस जगह पे पहुंचते हैं अनुमान लगा के जहां पे उनको वो बॉडी दिख रही थी। उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और ऊपर देख रहे होते हैं और कुछ दिखता नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, आप क्या देख रहे हैं? तो ये जो राइटर साहब हैं थोड़ा घबरा जाते हैं और पलट के देखते हैं तो एक 17-18 साल की एक लड़की है, बड़ी खूबसूरत सी, और वो पूछती है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या हो गया? तो राइटर साहब बता देते हैं उनको कि यहाँ पे ना मुझे एक बॉडी दिखी थी और अब तो नहीं है, मतलब क्या हो गया? तो उस लड़की का चेहरा जो है वो थोड़ा अजीब सा, मतलब एक्सप्रेशन उसके चेंज हो जाते हैं, और वो कहती है कि हाँ, यहाँ पे मेरी बहन ने आके आत्महत्या करी थी। और वो काफी फ्लैटली बोलती है, मैटर ऑफ फैक्टली, कि जैसे मतलब हाँ, कोई बात हो गई हो। फिर वो जाती है, वहां पे पास में एक बेंच होता है, वहां पे बैठ जाती है, और राइटर साहब क्योंकि अभी भी क्यूरियस होते हैं तो वो भी पीछे पीछे जाते हैं और फिर धीमे से बैठ जाते हैं और उसके साथ कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ रहती हो, आसपास है तुम्हारा घर? तो वो बताती है कि यहाँ पे उसके पास में एक घर है, वहाँ पे एक छोटी सी बेकरी है जो उसके फादर चलाते हैं, उसका नाम हमीदा है और उसका एक छोटा भाई भी है। फिर वो बताती है कि उसकी बहन थी, काफी खूबसूरत सी थी। तो राइटर साहब बीच में टोक के कहते हैं, तुम्हारे जितनी? तो वो हंसती कहती कि नहीं नहीं, मैं तो कहाँ ही, वो मुझसे भी बहुत खूबसूरत थी। और उसके साथ ट्रेजेडी ये हुई थी कि उसकी शादी तो लगी थी किसी और से, बट वो दूसरी कम्युनिटी के एक लड़के को बहुत चाहती थी और वो शादी हो नहीं पा रही थी, तो वो यहाँ आके उसने आत्महत्या कर ली थी। तो राइटर साहब ने पूछा कि उस लड़के का क्या हुआ जिसको वो चाहती थी, क्या उसने भी? उस कहती कि नहीं नहीं, वो तो बेचारा चला गया यहाँ से, नौकरी वोकरी उसने ढूंढ ली, कहीं काम कर रहा है। तो ऐसे इनकी बातें थोड़ी आगे बढ़ती हैं, कुछ कुछ चीजें वो बताती हैं, और फिर ऐसे ऐसी बातों में राइटर साहब और इस लड़की का रोज का मिलना स्टार्ट हो जाता है उन्हीं जंगलों में। राइटर साहब एक दिन पूछते हैं कि भाई तुम रोज चली आती हो, तुम्हारे घर वाले एतराज नहीं करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, उन्हें लगता है कि आप मुझे सिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या सिखा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा पूछा नहीं, अब आप ऐसा करिए, आप अपनी कहानियां सुनाइए। तो वो रोज आती थी, राइटर्स जी उनको अपनी जो है वो कहानियां सुनाते थे, और राइटर साहब को जो है वो थोड़ा सा उन पे क्रश हो गया था हमीदा पे। तो एक दिन जो है राइटर साहब जो है वो देखते हैं कि हमीदा ने एक बड़ी खूबसूरत सी अंगूठी पहन रखी है जिसमें पीले रंग का जेमस्टोन है, टोपैज। तो हमीदा बताती है कि ये उसकी बहन का हुआ करता था, आज उसको दिखा और उसे पहनने का दिल किया तो पहन के आ गई। उसने फिर वो अंगूठी उतारी और कहा कि आज आप पहनिए, देखिए आप पे भी कितनी अच्छी लग रही है। तो राइटर साहब कहते हैं कि हाँ अच्छी तो लग रही है, लेकिन भाई तुम वापस ले लेना, तुम्हारी बहन की है, मैं तो नहीं रख सकता। अगले दिन वो फिर हमीदा से मिलते हैं, वही टोपैज रिंग पहने हुए, और वो लोग वही कहानियां सुनते हैं, वाइल्ड बेरीज पिक करने जाते हैं, और वो एक बड़ा ही एक प्यारा सा माहौल बन जाता है। ऐसे हवाएं जो हैं उनको जैसे बता रही हैं कि वक्त थम गया है बट तुम नहीं थमे हो।
फिर जिस दिन प्रॉमिस किया होता है हमीदा को कि आज वो उनको अंगूठी लौटाएंगे, तो उस दिन हमीदा आती नहीं है सेम जगह पे। वो अगले दिन फिर जाते हैं तो भी नहीं होती है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं और हमीदा नहीं आ रही होती है। और इनको पता तो था कि बेकरी है इनके फादर की, लेकिन कहाँ है एग्जैक्टली, कौन सी जगह में है, और पहाड़ी इलाका है, कहाँ तक जाएंगे। तो उन्होंने ज्यादा ट्राई नहीं किया ढूंढने का। तो एक दिन इनको दिखता है कि एक लड़का जा रहा होता है हाथ में ब्रेड लपेटे, और पास के एक कॉटेज होता है शायद, उनको डिलीवरी देने जा रहा होता है। तो वो शक्ल बड़ी जानी पहचानी सी लगती है, और वो रियलाइज करते हैं कि ओह, ये तो हमीदा जैसी शक्ल लग रही है, ये शायद उसका भाई होगा जो उसने बताया था कि उसका एक छोटा भाई है। तो वो जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि अरे तुम्हारे यहाँ पास में बेकरी है क्या? तो लड़का खुश होके बोलता है हाँ, आपको कुछ डिलीवर कराना है, कुछ भी मंगाना है, आप बता दीजिए, मैं ले आया करूंगा टाइम से। तो कहता है बट ये हमीदा कहाँ है? तो उस लड़के के हाव भाव बदल जाते हैं। कहते हैं कि आपको हमीदा से क्या लेना देना है? कहते हैं कि यार वो आ नहीं रही है। उसने कहा कि भाई वो बहुत टाइम से तो हमारे यहाँ भी नहीं आई है। तो फिर वो लड़का बताता है कि भाई आपको पता नहीं है क्या, काफी साल हो गए वो नहीं आई है, क्योंकि उसने खुदकुशी कर ली है। तो हमीदा थी जिसकी बॉडी जो है वो राइटर साहब देख रहे थे, और उस रात बहुत तूफान आया, और वो अपनी खिड़की से बाहर उन्हीं पेड़ों को देख रहे थे, और वहीं पर से उनको फिर वो बॉडी दिख रही थी झूलती हुई, और हवाएं जैसे अभी भी कह रही थी कि वक्त थम गया है बट तुम नहीं थमे हो। आप सुन रहे हैं आविर्भाव हॉरर स्टोरी। सपने और सच के बीच की डोर काफी नाजुक होती है, और ऐसे में एक सवाल अक्सर मेरे दिमाग में घूमता है, आखिर क्या ज्यादा डरावना है, वो सपना जो आपकी रातों की नींदें उड़ा देता है, या फिर ये सच्चाई जिसमें हमें अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं दिखाई पड़ता। हम नहीं जानते कि जिंदगी कल हमें किस मोड़ पर खड़ा कर देगी। आपको इन दोनों में से क्या ज्यादा डरावना लगता है? कमेंट्स में मुझे बताइए। इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारी अगली कहानी का, जिसे भेजा है सृष्टि ने। चलिए सुनते हैं। आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। तो कहानी कुछ ऐसी है कि छोटा सा शहर था, ना ही कोई गांव, बस एक छोटा सा शहर, और एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली रहता था। अच्छी चल रही थी उनकी ज़िंदगी। माँ बाप, दादी और 3 बच्चे थे उनके। और दादी बहुत ही प्यारी थी। मेरी दादी ने बताया कि उस वक्त उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, और वो लोग दादी को बहुत मानते थे। और उम्र की वजह से पिछले 3 सालों से उनका लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था, और वो मोस्टली व्हीलचेयर या फिर बेड पे ही रहती थी। तो काफ़ी अच्छी चल रही थी उनकी ज़िंदगी। 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की थी। उनका बड़ा बेटा इंजीनियर था, छोटा मेडिकल पढ़ रहा था, और उनकी सबसे छोटी बेटी कॉलेज में थी। और उनके मॉम एंड डैड, वो लोग भी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे थे। उनके फादर जस्ट रिटायर्ड हुए थे अपने जॉब से, और उनकी मम्मी एक हाउस वाइफ थी। तो मुझे जितना याद है, उन्होंने बोला था कि सब कुछ अच्छा ही चला था। एक दिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया, जो दादी थी वो बहुत ही स्वीट सी थी, बहुत ही प्यारी सी, और उनके साथ सब कंफर्टेबल रहते थे। पर अचानक से क्या, उनका रवैया बदल गया। अचानक से बहुत ही रूड हो गई, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, और कुछ बिहेवियर उनका अजीब सा हो गया। रात भर घर पे इधर उधर घूमते रहना। और सबसे अजीब बात ये थी कि जो पैर पिछले 3 सालों से काम नहीं कर रहे थे,
वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन अचानक से खड़ी हो गई एक दिन, चलने फिरने लगी और बहुत ही नॉर्मल हो गया। बात तो अजीब थी पर सब खुश हो गए। सबको लगा होगा कि शायद दुआओं का असर हो या फिर शायद कहीं कोई नस दबा हुआ होगा और वो ठीक हो गया अचानक से। डॉक्टर के पास जाने पे भी डॉक्टर भी बहुत ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कह दिया था कि वो और शायद अपनी आगे की ज़िंदगी कभी चल नहीं पाएगी। पर अचानक से उनका ऐसे ठीक हो जाना और उनका रवैया बदल जाना लोगों को अजीब लगा, पर फिर भी उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही दिन चलता रहा और दादी का बिहेवियर हर दिन ही कुछ अजीब सा होता जा रहा था। जैसे दिन आगे बढ़ते गए उनका बिहेवियर और उनका रवैया भी कुछ अजीब सा होने लगा। मेरी दादी ने बोला कि उन्हें तीखा खाना बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती थी, यहाँ तक कि अचार भी नहीं खाती थी। पर एक दिन जब वो लोग साथ में खाना खा रहे थे तो वो ऐसे मिर्ची चबा रही थी जैसे 10-20 मिर्चियाँ ऐसे चबा गई। वो सब देख के ऑब्वियसली सब शॉक्ड हो गए कि ये क्या है। जो औरत अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने तीखे खाने को हाथ तक नहीं लगाया, वो औरत आज अचानक से मिर्चियाँ खा रही थी बैठ के। उन्होंने दूसरे किसी चीज़ को छुआ भी नहीं, सिर्फ मिर्चियाँ खा रही थी। फिर भी लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। एक रात उनकी छोटी बेटी जो कॉलेज में पढ़ती थी, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, चलो पूजा बुला लेते हैं उन्हें। पूजा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। रात के शायद कुछ 12:30 बजे या फिर 1 बजे के करीब होगा वक्त। तो उसने नोटिस किया कि दादी अपने कमरे से बाहर आई है, और वो भी अजीब लगा उसे, क्योंकि दादी तो 10 बजे तक सो जाती थी और वो बूढ़ी औरत है और उनका रात को 12 बजे जग के बाहर आना अजीब था। तो वो धीरे से दादी के पीछे गई। और यहाँ पे और एक बात अजीब थी कि दादी मांस नहीं खाती थी, मांस मच्छी कुछ भी नहीं खाती थी। शी वॉज अ प्योर वेजिटेरियन पहले से। और पर बाकी के लोग अभी नया जनरेशन, वो लोग तो खाते ही हैं ऑब्वियसली। घर के बाकी के लोग, उसके माँ बाप को छोड़ के बच्चे मांस मच्छी फिर एग्स सब कुछ खाते थे, उनके फ्रिज में रहता भी था। तो उसने जाके देखा कि दादी फ्रिज के पास जाके कच्चा मांस खा रही थी और अंडे कच्चा ही खा रही थी, और वो ये देख के बहुत ही डर गई। तो उसे लगा कि दादी को शायद कोई मेंटल प्रॉब्लम हुआ है बुढ़ापे की वजह से। तो चीज़ें ऐसे अजीब होती गई उस घर पे। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। पहले तो उनके पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए अचानक से, सीढ़ियों से गिर के। फिर पता नहीं क्या हुआ उन्हें, कहते कि शायद कोई बुरी नज़र लग गई थी उन्हें। सीढ़ियों से गिरे, उनके सर पे चोट आया और 2 दिन बाद वो नहीं रहे, ही पास्ट अवे। फिर उनकी मॉम भी बीमार होने लगी, उनको अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगी और सबको लग रहा था कि वो पागल हो रही है। पर किसी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। उन्होंने डॉक्टर से भी पूछा, पर डॉक्टर ने भी बोला कि मुझे तो कोई ऐसी वजह दिख नहीं रही कि जिसकी वजह से ये लोग कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर शायद उनको अपने पापा का ऐसे सीढ़ियों से गिरना एक्सीडेंट लगा ऑब्वियसली। पर फिर दादी कुछ अजीब सी हो गई थी, उनकी आवाज़ बदल गई थी, उनका रवैया बदल गया था, उनका देखने का तरीका तक बदल गया था। हर छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाती थी, सबसे गंदे से बात करने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो दादी है ही नहीं। फिर इन सब चीज़ों के चलते उन्होंने अपनी मासी को बोला, अपनी माँ की बहन को बोला। तो उनकी मासी ने बोला कि शायद तुम लोग के घर पे किसी की नज़र लगी हो। भले ही बच्चे इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे उस टाइम पे, पर फिर भी उन्होंने मासी की बात सुनी और एक पुरोहित या पंडित को घर पे बुलाया। तो उन पंडित ने बोला कि शायद तुम लोगों में से किसी ने तो किसी काला जादू करने वाली चीज़ों पे पैर रखा होगा, गलती से ही सही, पर किसी ने तो इस घर से रखा है। शायद वो नींबू वगैरह होता है जो सड़क के किनारे पड़ा रहता है। मेरी मम्मी हमेशा बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों में कभी पैर नहीं रखना चाहिए। तो शायद किसी ने रखा है, वहीं से ही तुम्हारे घर पे कुछ तो गलत
बुरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ चल के आ गई है, तो इसी वजह से तुम्हारे घर पे ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उन्होंने रेमेडीज़ करने की बहुत कोशिश की, पर उसी बीच बड़े भाई की भी मौत हो गई और उसकी छोटी बहन की भी मौत हो गई, कुछ अजीब से रीज़न से, किसी को रीज़न पता नहीं। बचा तो सिर्फ वो बीच वाला जो अभी लंदन में रह रहा है, और अभी उनके साथ तो ख़ास ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट है नहीं हमारा। तो मेरी दादी कहती है कि शायद कुछ तो ऐसा एक काले जादू का ही प्रकोप होगा कि उनकी फैमिली, अच्छा खासा हँसती खेलती फैमिली, ऐसे अचानक से ख़त्म हो गई, और बाद में दादी भी ऐसे एक दिन चल बसी, लाइक कुछ रीज़न नहीं है, वो सो रही थी और दैट शी पास्ड अवे। और जब दादी नहीं रही तो वो सारी चीज़ें भी मतलब धीरे धीरे सही होगी, और जो वो एक इंसान बचा उनके घर पे, लाइक उस फैमिली में, वो लड़का वो लंदन चला गया, वो वहीं पे रहता है, वहीं पे सेटल्ड है। तो पता नहीं ये पैरानॉर्मल है या कहानी है या पता नहीं कुछ, क्या बोलो अभी नहीं पता। मेरी दादी ने बहुत पहले मुझे ये कहानी बताई थी, और ये हमारी फैमिली से रिलेटेड है, लाइक हमारी रिलेटिव्स की कहानी। आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। बदलाव, ये भी एक बहुत बड़ा डर है, और कभी कभी चीजें इतनी ज्यादा बदल जाती हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हमें ये समझ में आता है कि अब हम खुद भी बदल चुके हैं। पर जैसा कि किसी ने मुझे इस बारे में कहा था, बदलाव एक ऐसी चीज है जिससे डर कर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई विकृति यानी डिफेक्ट नहीं है जिसे ठीक किया जा सके। बदलाव को तो बस अपनाया ही जा सकता है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी बदलाव से डरते हैं? अगर हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा। इस बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं, या आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है आविर्भाव_, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। बहुत से लोगों को घूमने का शौक होता है, मुझे भी है। मैं अक्सर नई नई जगहों पर जाना चाहता हूँ जहाँ पहले कोई ना गया हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ बहुत लोग ना जाते हों। ऐसी जगहें एक अलग ही खूबसूरती, एक अलग ही नशा अपने अंदर लिए होती हैं। पर इन जगहों पर जाने का एक खतरा भी होता है, वो ये कि आपको पता नहीं होता कि आपसे पहले यहाँ कौन आया होगा। आज की हमारी अगली पेशकश भी एक ऐसी ही ट्रिप के बारे में है, जिसे मेरे साथ शेयर किया था मेरी दोस्त रेनू ने। तो चलिए सुनते हैं ये आविर्भाव ओरिजिनल स्टोरी। आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। तो होता ये है कि रेनू को ट्रैवल का काफी शौक है। रेनू काफी जगहों पे ट्रैवल करती है। तो ऐसा ही एक किस्सा उसके साथ हुआ जब वो यूरोप में ट्रैवल कर रही थी। शी वाज ऑन अ सोलो ट्रिप। तो रेनू उन लोगों में से नहीं है जो बड़ी ही मेन स्ट्रीम जगहों पे जाते हैं, गए, फोटोज क्लिक किए, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए और वापस आ गए। शी इज नॉट लाइक दैट। व्हाट शी डज इज शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कल्चर। वो वहां के लोगों को समझने की कोशिश करती है, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है वहां के लोगों के साथ रहना, वहां के लोगों के साथ मिलना। और बड़े शहर के लोगों के साथ नहीं, छोटे छोटे शहर, गांव के लोगों के साथ रहना। तो रेनू ने वही किया। वो यूरोप में जब घूम रही थी, सो आई डोंट रिमेम्बर द कंट्री और द प्लेस एग्जैक्टली, लेकिन उसने वहां के एक गांव में एक एयरबीएनबी बुक किया और वहां वो कुछ दिन बिताने के लिए गई थी। तो ये एयरबीएनबी बड़ा ही खूबसूरत था, बहुत कोजी था, और उसका जो उसे रूम मिला था वो एटिक में मिला था, जो कि उसे बहुत अच्छा लगा था। तो पूरे दिन वो घूमी, लोगों के साथ उसने बातें की, लोगों से मिली, चीजों को समझा, जगहें देखी, और शाम को थक कर वो अपने रूम पर वापस आ गई, क्योंकि गांव था तो नाइट लाइफ ज्यादा वहां पर थी नहीं।
अब वो अपने रूम पर आती है और उसे पता है कि भाई ये तो गांव है, यहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं, तो वो भी इसी प्लान के साथ है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ और फिर सुबह जल्दी उठ के मैं और चीजें देखूंगी। वो अपना डिनर विनर करके सोने की तैयारी में है कि तभी उसे उस एयरबीएनबी में नीचे से यानी लॉबी में से कुछ आवाजें आनी शुरू होती हैं और ये आवाजें इस तरह की हैं जैसे कई सारे लोग बैठकर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे गेट टुगेदर हो रही है। तो रेनू को लगा यार मुझे तो लगता था गांव के लोग हैं जल्दी सो जाते होंगे, लेकिन उसे ध्यान आया कि बीएनबी में उसकी तरह और भी लोग घूमने आए होंगे। अब रेनू को आइडिया आता है कि सोना और नींद तो बाद में भी पूरी की जा सकती है, पहले चल के थोड़ा सा लोगों से मिल लेते हैं, सोशलाइज कर लेते हैं। रेनू अपने कमरे से बाहर निकलती है और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मतलब लेआउट समझा देता हूँ। वो अपने रूम से बाहर निकलती है, उसके सामने एक हॉलवे है, हॉलवे में से सीधा नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं जो नीचे और लेफ्ट में मुड़ती हैं और सामने उनकी लॉबी है, एक हॉल है, बड़ा कोजी सा बैठने की जगह है। लेकिन जब सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं तो राइट वाली दीवार पर एक बड़ा सा मिरर लगा है। वो मिरर इसलिए लगा देते हैं कि आप उतरते वक्त चढ़ते वक्त देख सकें, कि आप बाहर जाते वक्त आप देख सकें कि आप कैसे दिख रहे हैं, अपने कपड़े ठीक कर सकें। तो रेनू सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वो उस मिरर में देख रही है कि उस मिरर में लॉबी का रिफ्लेक्शन उसे दिख रहा है और रिफ्लेक्शन में वो देखती है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, बातें कर रही हैं, हंसी मजाक के दौर चल रहे हैं, आग जल रही है फायरप्लेस पे। वो नीचे उतरती है, बीच वाली सीढ़ी पे पहुंच के वो आईने में, राइट में आईने में देखकर लेफ्ट मुड़ती है और नीचे उतर जाती है एक साथ। और नीचे उतरते ही वो क्या देखती है? रेनू देखती है कि वो सिटिंग स्पेस जो है, पूरा जो कोजी सा हॉल है, वो एकदम खाली पड़ा है, वहां की लाइट्स बंद हैं, वहां कोई नहीं है, ना ही आग जल रही है ना ही लोग हैं। और रेनू ये देख के हैरान है कि अभी तो मुझे आवाजें आ रही थी यहाँ पे, मैंने लोग भी देखे आईने में, ये अचानक से क्या हो गया? वो थोड़ी देर 5 या 6 सेकंड खड़े होकर उसे प्रोसेस कर रही है कि ये हुआ क्या है। एंड देन शी थिंक्स मे बी शायद मेरे कान बज रहे हैं या फिर मेरे सेंसेस मुझे धोखा दे रहे हैं क्योंकि मैं थकी हुई। वो अपने रूम में जाने के लिए पीछे पलटती है, 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ती है और उसकी नजर फिर से उस आईने पे जाती है। वो उस आईने को देखती है और उसमें उसे हॉल का रिफ्लेक्शन दिख रहा है और हॉल के उस रिफ्लेक्शन में उसे दिखता है कि लोग अभी भी बैठे हुए हैं, आग जल रही है, लेकिन अब कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, सब एकदम चुप हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो सभी लोग रेनू को घूर रहे थे। रेनू भागकर अपने रूम में वापस गई, उसने कमरा अंदर से बंद किया और उसने सबसे पहली चीज जो गूगल की वो थी हनुमान चालीसा। डरते डरते थोड़ी देर बाद फाइनली नींद आ गई एंड शी डिसाइडेड टू चेक आउट फ्रॉम दैट बीएनबी दैट डे। और वहां पर हाँ, उसे फिर बातें सुनने को मिली कि उस बीएनबी में वो पहली नहीं थी जिससे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। उसके बाद उसने एक नया बीएनबी ले लिया और वहां उसकी ट्रिप काफी अच्छी गई। सो ये थी मेरी दोस्त रेनू की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप भी किसी नई जगह पर जाने के बाद अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पर अनजान लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे में ये बता पाना मुश्किल होता है कि वो लोग हैं भी या नहीं। रेनू के इस किस्से के बाद अब वक्त है रुचिका के एक बेहद डरावने किस्से का, जिसने उनके परिवार पर एक मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया था। ये किस्सा आपने आविर्भाव हॉरर लाइव स्ट्रीम पर मेरी आवाज में सुना होगा, लेकिन आज आप इसे सुनेंगे रुचिका की आवाज में। मेरी एक डिस्टेंट कज़न हुआ करती थी, जिनके यहाँ मैं कुछ टाइम के लिए रही थी।
तो हुआ यूं कि उनकी जो बेटी थी, जो कि शायद 7th या 8th में रही होगी, उसके साथ एक सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस स्टार्ट हुआ। उसे कभी ऐसा लगता कि कोई उसे बुला रहा है, कभी कोई उसे अचानक से ऐसा दिखता कि गेट के बाहर कोई खड़ा हुआ है। वही सेम इंसान उसको कई बार घर के अंदर दिखता, उसे किसी की अनवांटेड प्रेजेंस महसूस होती। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर जब उसके साथ ऐसे किस्से होने लगे, उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मम्मी पापा, मुझे कोई दिखता है, ऐसा लगता है कि वो मुझसे कहते हैं कि मुझे पुकारते हैं, और कई बार ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो जब उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, तो उसके पेरेंट्स ऑफ कोर्स थोड़े परेशान हुए। तो उन्होंने जो एक बाबा जी थे उनके पास उसको ले गए। तो उन्होंने बताया कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो जब पूछा कि गलती क्या हुई है, तो उन्होंने कहा कि दशहरा के दिन आप लोग बाहर बैठे हुए थे। तो बोले हाँ। तो हुआ एक्चुअली ये था कि हस्बैंड वाइफ दोनों, यानी कि दीदी और जिया जी, बाहर बैठे हुए थे, और हम लोग वहीं पे शाम के टाइम उनके पास बाहर ऐसे ही बाउंड्री के बाहर बैठे हुए थे, और हम बाउंड्री के अंदर खेलने लगे। फिर खेल खेल के जब हम थक गए, तो हम भी उनके पास जाके बाउंड्री के बाहर जाके बैठ गए, उनके घर की जो बाउंड्री थी। सो ऐसा था कि गेट 1 बाउंड्री एंड देन गेट 2, वहाँ से घर स्टार्ट है, ऐसा था। तो हम भी उनके पास जाके बैठ गए, हंसी मजाक होने लगा, बातचीत होने लगी। तो जब अंधेरा होने लगा शाम के टाइम, तो दीदी ने कहा कि अंदर चलो। और क्योंकि शाम का वक्त था, अच्छी हवा चल रही थी, हम लोगों का मन नहीं कर रहा था कि हम अंदर जाएं। तो उन्होंने यही चीज़ हमसे 3 बार कहा, मतलब मुझसे, उनकी बेटी से, उनके छोटे बेटे से, कि अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। बट उन्होंने किसी का भी नाम लेके नहीं कहा कि अंदर चलो। तो वो बाबा ने ये बताया कि आपने खुद बुलाया है इनको, क्योंकि आपने एक जेनेरिक स्टेटमेंट दिया कि अंदर चलो, एंड दे उस टाइम पे ये हवा वहाँ मौजूद थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, एंड दे फेल्ट इनवाइटेड, क्योंकि आपने किसी का नाम लेके नहीं कहा। तो इसलिए एक नहीं बल्कि 3 लोग आपकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। 2 मेल हैं और एक फीमेल है। तो जब हम सबको ये पता चला, तो हम लोग काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने साथ में ही एक चीज़ और बताई थी कि कभी भी, और जिस दिन ये हुआ उस दिन दशहरा था, तो उन्होंने कहा दशहरा वाले दिन कुछ ऐसा होता है, ऐसे नक्षत्र होते हैं कि 10 दिशाएं खुली होती हैं, लाइक एनी एनर्जी कैन ट्रैवल टू एनी अदर रेल्म विदाउट एनी बैरियर्स। तो वो जो बैरियर होते हैं, 10 दिशाएं खुली होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से तो समझ में नहीं आया, बट उनका कहना यही था कि 10 दिशाएं खुली होती हैं, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। तो उस दिन ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो कि आपने नहीं रखा। आप गेट के बाहर बैठे थे, अपने गेट के अंदर नहीं थे, और आपने 3 बार बोला है कि चलो चलो चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। सो दे फेल्ट इनवाइटेड, और वो आपकी बेटी के फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाकी लोग भी थे वहाँ पे, लेकिन आपकी बेटी की राशि जो है वो जिसके साथ मैच की है, मतलब ऐसा कुछ होता है कि तभी वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस
कर पाते हैं उस इंसान को। कुछ ऐसा होता है, कमज़ोर राशि वाला इंसान को ज़्यादा फील होता है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। तो वो आपकी बेटी की पड़ी, इसलिए आपकी बेटी को ये चीज़ फील हो रही है। अगर उससे कमज़ोर किसी की होती तो वो उसको फील होती। फिर उन्होंने जो भी अपनी पूजा पाठ की, उनको उनके रिस्पेक्टिव जगहों पे भेज दिया जहाँ जहाँ से वो थे। एंड या तो दशहरा के ऊपर एक मुझे छोटी सी स्टोरी याद आई थी, और मैं कहना चाहती हूँ कि दशहरा आ रहा है। ध्यान से, आपके घर कोई भी खड़ा हो, गेट के अंदर प्लीज़ उसका नाम लेके उसको बुलाइएगा कि अंदर चलो। जैसे जैद अगर रोहित से कहेगा तो बोलेगा रोहित अंदर चलो, ना कि चल अंदर चल। वो इस तरीके से, तो मतलब नाम लेके ही बुलाएं। दशहरा आ रहा है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। आप सुन रहे हैं आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। शो के बीच में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़रूरी सूचना। पिछली कई रातों से तहसील रोड के पास के बस स्टैंड पर उस औरत की आत्मा फिर से भटक रही है। पिछले महीने उसके अचानक गायब होने के बाद हमने मान लिया था कि शायद हमें उस भटकती आत्मा से मुक्ति मिल गई है, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर है। इसी के साथ हम उस भटकती आत्मा के हाथों मारे गए उन सभी लोगों की आत्माओं की शांति की कामना भी करते हैं जो आज भी उस पुराने पेड़ पर रोते हुए सुनाई देती हैं। उन लोगों के घर वालों ने काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन अब शायद उन आत्माओं को मुक्ति मिलना संभव नहीं है। इसीलिए हमारी सलाह है कि अगले कुछ दिनों तक तहसील रोड और ख़ास करके उस बस स्टैंड पर शाम होने के बाद जाने से बचें और बाकी लोगों को भी इस बारे में आगाह करें। सूचना समाप्त हुई। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो और ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आविर्भाव की टीम अपने लिसनर्स की एहसानमंद है, क्योंकि आप अपने प्यार के साथ साथ अपना सपोर्ट भी हमेशा हम पर बनाए रखते हैं। इसीलिए आविर्भाव आपसे गुजारिश करता है कि आप अपनी अपनी काबिलियत और पसंद के मुताबिक धनराशि आविर्भाव को एक डोनेशन के रूप में भेजते रहें। इस रुपए से हम आविर्भाव को चलाए रखने में सफल हो पाते हैं। सर्वर कॉस्ट, इक्विपमेंट अपग्रेड और लाइसेंसिंग कॉस्ट के लिए हम आपके सपोर्ट और डोनेशन पर निर्भर हैं। आविर्भाव को सपोर्ट करने के कई तरीके हैं। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख या सुन रहे हैं तो वीडियो स्क्रीन के नीचे लाइक बटन के साथ ही आपको एक थैंक्स बटन भी दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप आविर्भाव को एक वन टाइम डोनेशन भेज सकते हैं। उसके अलावा आप आविर्भाव के मेंबर्स भी बन सकते हैं। ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन से थोड़ी अलग होती है। आविर्भाव मेंबर बनने के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन के पास दिख रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। मेंबर बनने के बाद आपकी तरफ से हर महीने 299 रुपए की राशि आविर्भाव तक पहुंच जाया करेगी और बदले में आप पाएंगे प्रीमियम मेंबरशिप बेनिफिट्स, जिनमें शामिल हैं एक फ्री मर्च और हर आविर्भाव प्रोडक्ट की खरीद पर 10% का डिस्काउंट। साथ ही आप डायरेक्टली आविर्भाव की UPI ID पर भी टिप्स और डोनेशंस भेज सकते हैं। UPI ID है swapnilnarendra@okicici। ये सभी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। इस डाइग्रेशन के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और अब फिर से लौटते हैं किस्से और कहानियों की दुनिया में। अगली कहानी है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली सिमनदीप की। सिमनदीप आविर्भाव की पुरानी लिसनर हैं और उन्होंने इससे पहले भी अपने किस्सों से हमें डराया है। ये किस्सा उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप सुन रहे हैं आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। It is a personal experience once again in Australia. Just for some context, I'm a medical student and I'm also a nurse, just for experience. So, ये मेरे work placement पे हुआ था, and I was placed in a drug and addiction ward for 2 weeks
in a mental health facility in the suburbs. So to get the gist of it, एक mental health facility में यहाँ पे 3 level होते हैं. One of them is for drug and addiction patients. Second level is for people suffering from mood disorders, such as depression, anxiety, stuff like that. And the third section is for people with eating disorders, जिनको like they have social issues or body image issues, anorexia, all the type of stuff. That's for that section. I was in the drug and addiction ward, and there we get people that are addicted to alcohol or any other drug, and they have to come off it. So it's like a rehabilitation center. And वहाँ पे एक room था. This was my first day. It was an evening shift. So I started my shift at 6 p.m. and I was going to end at 1 a.m. in the morning. And वहाँ पे एक room था, and the patient अभी आया ही था, like it was a new admission, and he was addicted to methamphetamine. So I don't know what the straight name in India it is for that drug. यहाँ पे उसको ice कहते हैं drug को. And he was addicted to that, and a withdrawal of the addiction is hallucination. And हमने उसको room में place करा. And 1 hour later, we have to check on the patients every 15 minutes just to make sure they're, not trying to harm themselves or anything like that. So at the 1 hour check, मैं वहाँ पे गई तो उसने मुझे कहा कि there's somebody in my room with me. And I was so confused. I was like, नहीं, ये room तो खाली था, like the cleaning staff cleaned it out, सब कुछ clean है. मैं और एक और nurse duty पे थे. I'm like, यहाँ पे तो कोई आया नहीं आपके room में. He's like, no, there's somebody in this room with me. So I was like, okay, come outside with me. I'll take you on a walk and I'll see if you feel better. Because हमें लगा कि उसे hallucination हो रहे, because he was withdrawing from a pretty strong dosage of drugs he was on for the last 20 years of his life. So we're like, okay, let's go for a walk. उसने walk पे गए and everything. He had dinner and then he went back to his room. And after 5 minutes of being in his room, we heard him talking to somebody. And since he is a new patient, new patients aren't allowed to have visitors for the first 4 or 5 days and their admission, just so they don't get any more drugs smuggled inside the facility. So I'm confused. हमने जाके कमरे में देखा and it was only him in the room. And we asked him, who were you talking to? Like, what's happening? There's no one in the room. He's like, I told you, there's somebody in my room. And he said, there's a man called, I'm not going to take the man's name, it was a real patient. He said, it's this man, this is what he looks like. And he's talking to me, he's on the bed next to me. And in that room, there was 2 beds, but एक bed हम किसी को दे नहीं देते. It was just an empty bed. And then we talked to the nursing unit manager, and we asked her, ki, this man, we think he's hallucinating. And he's saying that he's talking to this man called Desi, this is what it looks like. Do you have any idea what's happening? So she talked to the psychologist on site, and they upped his medication. So basically, medication that would stop hallucinations, make him a bit calmer and everything. And for the next 3 or 4 days, it kept happening. And then what I decided to do, कि जो patient files होती है ना, we went through the patient files, and it turned out last year a patient with that name and description actually had overdosed in that room. उसने बाहर से drugs smuggle किए थे facility में, and he had overdosed, passed away in that room. And the patient we had there right now, वो hallucinate नहीं कर रहा था. He was actually in his way communicating to the I don't know, a reflection of that person or the soul of that person on imprint. I'm not sure what it was, but उससे communicate कर रहा था. And we asked him, are you feeling threatened? What's happening? But he said, no, I don't feel any sort of negative energy. This soul that has left an imprint on this room is actually helping me out of my own addiction. He was mentoring him कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, positive सोचना and everything. And we were just so shocked. And me being super terrified of this stuff, I did not even talk to that patient again. I felt so bad, but I was so scared of him. कि मैं उसके पास ही नहीं गई. And that was that.
आविर तो सिमनदीप के इस खौफनाक वाकये के बाद अब सीधे चलते हैं अपनी अगली पेशकश पर। ये पेशकश इतनी खास है कि हमने इसे बनाया है, अब माफ कीजिएगा, लगता है किसी तकनीकी आविर्भाव हॉरर स्टोरीज अपने लिसनर्स से इस असुविधा के लिए माफी चाहता है। पर इस स्टूडियो में अक्सर ऐसी हरकतें होती रहती हैं। दरअसल बजट के चलते हमें मजबूरी में वो स्टूडियो लेना पड़ा है जो कोई और लेना पसंद नहीं करता। पर जैसा आप जानते हैं, आविर्भाव को इन सब चीज़ों से परेशानी नहीं होती। हालांकि कभी कभी इस स्टूडियो में भटकने वाली कुछ चीज़ें हमारी टीम के साथ उनके घर भी पहुंच जाती हैं। और एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि हमारे एक इंटर्न के घर में भटकने वाली आत्मा उसके साथ स्टूडियो में आ पहुंची, जहां बाकी की आत्माओं ने उसे अपने साथ खिलाने से साफ इनकार कर दिया और उसी कारण उस रात हम शो भी नहीं कर पाए। पर अब परेशानी की कोई बात नहीं है, नाराजगियों को दूर किया जा चुका है और अब हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम अंत तक बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। और अब चलते हैं अपनी अगली पेशकश पर, जो कि है स्टोरी ऑफ द वीक। इसे भेजने वाले हैं हमारे प्यारे मयंक भाई, जो पहले भी अपनी कहानियों से हमारे दिमाग और दिलों में दहशत पैदा करने में कई बार सफल रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी आज की ये पेशकश, एक किस्सा जो उन्हें उनके रूममेट ने सुनाया था। आज की स्टोरी तो क्या कहूँ, ये दिस लॉन्ग टाइम बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट सम 2005 की बात है शायद। हाँ, तो मैं लंदन में रहता था और हम ऐसे थे कि 2 इंडियन और 2 पाकिस्तानी साथ रहते थे, हम 4 जने थे। तो एक दिन हम ऐसी बातें, भूत प्रेतों की बातें कर रहे थे। तो इस्लाम में भूत तो किसी को बोलते नहीं, वो वहाँ पर जिन बोलते हैं, है ना। तो हंसी मजाक होता रहा, हम कहानियाँ सुनाते रहे। तो उसने हमें एक कहानी सुनाई। उसने कहानी सुनाई कि उसके गांव में एक लेडी थी जिसको ये फुप्पो कहते थे। फुप्पो मतलब बुआ को कहते हैं, वैसे तो फुप्पो कहते थे गाँव में। तो वो बेसिकली नर्स थी, ठीक है ना। तो वो गांव के पास एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर नर्स थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पर नर्स थी पाकिस्तान में। और एक दिन सुबह उठ के देखा तो थोड़ी टेंशन में थी, तो अपने हस्बैंड के पास गई। उन्होंने धीरे से बोला कि मेरे साथ तो आज बहुत बुरा हो रहा है। तो उन्होंने बोला क्या हो गया? तो बोलती है कि मुझे काबा नहीं दिख रहा। तो आपको पता होगा शायद, तो मक्का मदीना आपको पता है, इनके स्टैचूज़ तो होते नहीं इस्लाम में, तो इनका एक फ़ोटो होता है काबा का। तो काबा में क्या होता है कि मक्का मदीना का बिल्कुल एक ब्लैक कलर का आपने देखा होगा। अब मेरे को इतना एग्जैक्ट नहीं याद है, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो काबा एक मॉन्यूमेंट सा होता है, छोटा मस्जिद होती है वहाँ पर काबा में। तो बोलते कि मुझे सब कुछ दिख रहा है उस फोटो में, काबा नहीं दिख रहा। तो बहुत टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गई। तो वहाँ पर तो सीधा सीधा जैसे यहाँ पर पंडितों के पीछे भागते हैं, वहाँ पर भी मौलवी जी के पीछे गए। मौलवी जी को बुलाया कि मौलवी जी क्या हो गया।
मौलवी जी को भी समझ नहीं आया। फिर इन्होंने कोई झाड़ फूक वाले बाबा से बात की। इस्लाम में भी तांत्रिकों का बड़ा वो है, पीर बाबा और इन सब में बहुत विश्वास होता है। तो गए, तो ये गए तो वो लेडी रोई जाए और समझ ही ना आए। और इस बात को हफ्ता 10 दिन हो गए। वो लेडी कहते हैं कि बिल्कुल मतलब वेरी गुड लुकिंग और ऐसे थी, बिल्कुल मतलब वेरी प्रिटी लेडीज हाउ दे आर। और वो बिल्कुल सूख के कांटा और बिल्कुल सफ़ेद चेहरा और टेंशन में रहना। तो फिर बाबा ने अचानक डांटा और बोला चली जाओ यहाँ से। तो ये बैठे हुए और अचानक इनको बोल दिया चली जाओ यहाँ से, मुझे जिन बोलता है तुम चली जाओ यहाँ से। तो ये बोले कि क्या हुआ? बोलते नहीं यहाँ से चले जाओ। तो चलो उस दिन तो चले गए। फिर पर हस्बैंड से रहा नहीं गया। तो हस्बैंड ने वापस 1-2 दिन बाद वापस पहुंच गए कि आपने, मेरी वाइफ आई थी और वो पूछ रही है मुझे काबा नहीं दिख रहा और आपने उसे डांट के भगा दिया। मैं भी साथ चला गया पर अब मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है कि ऐसा क्या किया उसने कि आप लोगों ने भगा दिया। तो बोलते हैं कि उसने एक गुनाह किया है। और इस्लाम में कैसा होता है कि लेवल होते हैं गुनाह के भी। मतलब एक होता है जो काबिल माफ़ी होता ही नहीं, मतलब इट इज़ नॉट फॉरगिवन एट ऑल। तो उसने वो गुनाह कर दिया है। उसके नीचे भी 3-4 रेंज हो गए, पता नहीं मुझे, बट एक होता है। तो क्या किया? तो बोलते हैं उसने किसी मुर्दे के मुंह में किसी के कहने पर कुछ झाड़ फूक करके डलवाया। तो बोलता मेरी वाइफ ऐसी है ही नहीं, वो तो इतनी शरीफ औरत है कि वो कभी कभी एक सबाब कहते हैं कि जब कोई मर जाता है उसको नहला के उसका जब दफन की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर वो लेडीज़ की हेल्प करने जाती है। और तो वो पीर बाबा गुस्से में बोलता है तो तुझे पता है कि उसने वहीं पर वो कांड किया है। और ये आ जाता है, डर जाता है। तो ये आके वाइफ से पूछता है तो वाइफ पहले तो कुछ बताती नहीं, फिर धीरे धीरे बोलती है कि हुआ ये था कि आज से कुछ जिस दिन से उसे काबा दिखने ना लगा उससे 2 दिन पहले की बात है। वो कहीं पर गई थी जहाँ पर डेथ हुई थी और वहाँ पर उन्होंने एक यंग लड़की थी, उसको डेथ के टाइम पर वो नहला रहे थे। तो एक कोई आया और वो पर्ची में, अब ये नहीं पता बैकग्राउंड उस लड़की की डेथ का कुछ नहीं, पर उसने पर्ची ली और उसने बोला कि अगर तू ये देगी तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। तो मैंने 500 रुपये लेके उसके मुंह में वो पर्ची, जो भी चुटकी भर या जो भी कुछ था उसमें, पर्ची लेके उसके मुंह में डाल दी और वो लड़की दफन हो गई। और वो कहता है हसन कि 2003 की बात है, उसको ये कहानी पिछले 6 साल से पता थी। तो बोलते 6 साल से उस लेडी को काबा दिखा ही नहीं और वो अब डरी डरी सहमी सहमी रहती है। अब वो मेरे ख्याल उसकी नौकरी वोकरी का भी कुछ खास नहीं है। पर ये स्टोरी थी तो मुझे लगा बड़ी इंटरेस्टिंग था ये किस्सा जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। Avirbhav Horror Stories. थी ना ये पेशकश स्टोरी ऑफ द वीक के खिताब की हकदार। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एक और ओरिजिनल कहानी पर जिसे लिखा और सुनाया है हमारे प्यारे साहिल ने। साहिल आविर्भाव टीम का दुलारा सदस्य है जिसे कहानियां लिखने और सुनाने का काफी शौक है और अपने इस शौक को साहिल काफी अच्छी तरह से मांझ और निखार कर हमारे लिए कई सारी बेहतरीन कहानियां लाता रहता है। उसी कड़ी में पेश है आज की ये कहानी जिसे साहिल ने खास इस एपिसोड के लिए लिखा है। तो चलिए सुनते हैं साहिल की कहानी द कॉल।
आप सुन रहे हैं आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। जब मुझे पहली बार मिला तो मैं वास्तव में विमान पर कदम रखने से कुछ ही सेकंड दूर था जब मेरे सेल फोन से एक अज्ञात कॉल की आवाज़ आई। यह एक रिंगटोन थी जिसे मैंने पहले नहीं सुना था। एक ऐसी रिंगटोन जिस पर मुझे पूरा विश्वास था कि ये मेरे फ़ोन में कभी नहीं थी। आमतौर पर मैं इसका जवाब देने के लिए नहीं रुकता, लेकिन मैं पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू के लिए नौकरी के बारे में एक कॉल की उम्मीद कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और कॉल एक्सेप्ट कर ली। हेलो, विमान पर मत जाना। एक महिला की आवाज़, विकृत और अजीब, जैसे कि उसके मुख को छिन भिन कर दिया गया हो और वह भाषण को रोकने के लिए सख्त कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज़ की अचूक खंडित गुणवत्ता के बावजूद उसका स्वर आग्रहपूर्ण और भयानक शांत था। फिर कॉल समाप्त हो गई। दंग रह जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे हवाई यात्रा का एक हल्का सा फोबिया भी था और इस कॉल के बाद मेरे लिए उस विमान पर जाना का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं घूमा और फूड कोर्ट की ओर चल पड़ा। मैंने सोचा कि दोपहर बाद मुझे दूसरी फ्लाइट मिल जाएगी। मैं हवाई अड्डे पर बैठा ही था 3 घंटे तक। तभी मैंने देखा कि टर्मिनल का हर टीवी उस विमान की क्रैश फुटेज से जगमगा रहा था जिस पर मुझे होना चाहिए था। कोई नहीं बचा, एक भी नहीं। मैंने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, पुलिस ने भी की, लेकिन पता लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उस समय मेरे फ़ोन पर कभी कोई कॉल आया था। उन्होंने फ़ोन रिकॉर्ड मेरे फ़ोन पर इनकमिंग आउटगोइंग सबका जांच किया, कुछ नहीं मिला। मैं इसे बना नहीं रहा था, मैं पागल नहीं था, क्योंकि ये कॉल मुझे आ रहे थे सालों तक और मैं इनकी आवाज़ सुनता, उस औरत की आवाज़ सुनता, उसकी बात तक मानता और वो कॉल हमेशा सही थे। आज रात उस ब्लाइंड डेट पर मत जाना। 5 महीने बाद जो मेरे होने वाली डेट थी उसके बारे में पता चलता है कि उसने मेरे ही जैसे 4 और पुरुषों की हत्या करके उस खाने वाली जगह से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक कब्र में उनकी लाशों को गाड़ दिया। जहां आज मैं होता अगर वहां गया होता। आज रात म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए ड्राइव मत करना। 18 पहिए वाहन नियंत्रण खो बैठा और कारों की कतार में गिर गया। हर ड्राइवर कुचला गया, हर ड्राइवर मारा गया। फ्रीवे के खिंचाव में मैं गाड़ी चला रहा होता आज वहां अगर मैं गया होता। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे एक नया फ़ोन मिलता और मैं देश भर में कहीं भी चला गया होता, मुझे वो कॉल फिर भी आते, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका था। मैं लगभग उस कॉल की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। जो वो कुछ भी थे मुझ पर नजर रख रहे थे। मैंने कल्पना की एक बार कि मैं बर्फीले समुद्र के तल पर हूँ, अभी भी अपने कोच सेक्शन प्लेन की सीट पर से बंधा हुआ, या डिनर के सामने उस सामूहिक कब्र में हूँ, या फिर अपने कार की ओर एक
18 पहिए वाहन को फिसलते हुए देख रहा हूँ, मौत को अपने करीब आते हुए। ये सब सोच के मेरे सीने में एक जकड़न हमेशा उठ जाती है। मैं सोचता हूँ कि वो रेखा कितनी पतली थी, मैं मौत के कितने करीब पहुँच चुका था, और हर बार मैं उस कॉल की वजह से बच जाता। अगर मेरे पास नौकरी के लिए वो कॉल नहीं आता तो मैं उस कॉल को उठाता नहीं, और आज मैं उस प्लेन पे होता, या फिर यूं कहो कि मैं मरा होता। ऐसा हमेशा लगता था कि मेरे लिए कुछ आ रहा है, सच कहूँ तो मेरी मौत। लेकिन ये हमेशा से था, वो खंडित विकृत उस बूढ़े की आवाज़, इन कॉलों के साथ जो मेरे सुनने के बाद कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। आत्म विनाशकारी अलर्ट के संकेत के जैसे मेरे आंखों के सामने सड़ रहे, और मैं जीवित। मुझे उस क्रूज़ के बारे में बहुत बुरा लग रहा था। वैसे मैंने इसे अपने कॉलेज के कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक बॉयज़ ट्रिप की सप्ताह के रूप में योजना बनाई थी, और सर्दियों के अंत में विंटर वेकेशन में एक सप्ताह की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन मेरे हिस्से में लगभग ये महसूस हो सकता था कि वो कॉल आ रही है। हो सकता है कि मैंने टाइटैनिक को कई बार देखा हो, लेकिन शुरू से ही थोड़ा सा डर था मुझे उम्मीद था कि ये ठीक होगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कुछ होने वाला है तो मुझे फ़ोन आएगा, मुझे पता होगा। अब एक सप्ताह पहले मैं क्रूज़ पर जाने के लिए तैयार था। एक दोस्त के साथ रात को खाने से लौटने के बाद, अपने अपार्टमेंट में कदम रखने के बाद, मैंने देखा कि मेरा सेल फोन साइलेंट पे था और उस पर कई कॉल आ रखे थे। मैंने मैसेज खोले तो वहाँ एक अज्ञात मैसेज था। उन्हें कभी पहले संदेश नहीं छोड़ा था। पूरी रात इसकी जांच नहीं की मैंने। धिक्कार है मुझ पर, और मैं वास्तव में उस क्रूज़ पर भी जाना चाहता था। ठीक है, उस ठंडे अंधेरे सागर में जो भी भयानक भाग्य मेरा इंतज़ार कर रहा था, उसके लायक नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता। मैंने वो मैसेज खोला तो उस पे एक वीडियो था। उस पे क्लिक किया तो देखा एक औरत है एक कुर्सी पे बैठी, जिसका मुंह कटा और सिर्फ ऊपर के दांत हैं, मांस सड़ रहा। और फिर उसने जो आवाज़ मैं सुनता हूँ उसकी, तो मेरा खून जम गया। भयानक रूप से विकृत लग रहा उसकी आवाज़, जैसे कि ये पहले से कई अधिक तत्कालिकता के साथ, तीखी आवाज़ के साथ, गला घोटने से निकलती हुई जैसी मुझे बता रही हो। उसने कहा, आज रात को खाने के बाद घर मत आना। आज रात को खाने के बाद घर मत आना। आज रात खाने के बाद। इसी के साथ हम आपको एक ज़रूरी खबर देना चाहते हैं। आज रात हमारे पास एक खास एरिया से काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लाल कुआं से आगे वाली एंट्री से थोड़ा पहले कई ड्राइवर्स को आज रात एक परिवार जिसमें एक बच्चा भी था, सड़क पर एक रोडवेज बस से टकराता दिखा है। हम आप सभी कॉलर्स को आश्वासन देना चाहते हैं कि इस हादसे में ना ही किसी की जान का नुकसान हुआ है और ना ही किसी को चोट आई है। हमारे पुराने लिसनर्स इस एरिया और इस वाक़े से अच्छी तरह वाकिफ होंगे।
कि कैसे 3 साल पहले लॉकडाउन थोड़ा सा खुलने के बाद एक ठसाठस भरी हुई बस जिसके ड्राइवर सीट के पास इतने लोग थे कि ड्राइवर को सड़क पर वो बच्चा और उसका परिवार अंधेरे में दिखाई नहीं दिए थे, और उस नींद के मारे इंसान ने गलती से अपनी बस उन पर चढ़ा दी थी। तभी से हर साल इस दिन के आसपास वो हादसा खुद को बार बार उसी सड़क पर दोहरा रहा है। हम अपने लिसनर्स को आगाह करना चाहते हैं कि इस माया जाल में ना उलझें और रात के वक्त गहरे रंग के कपड़े जैसे काला या नीला रंग पहनने से बचें। इस रंग के कपड़े सड़क पर रात को दिखाई नहीं देते और इनसे दुर्घटना होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अपना अपना ख्याल रखें। सूचना समाप्त हुई। और अब चलते हैं इस रात की आखिरी कहानी की तरफ। कहानी नंबर 13। ये कहानी आविर्भाव के पुराने लिसनर्स ने सुन रखी होगी, पर ये मेरी काफी पसंदीदा कहानी है और इसीलिए मैंने इस कहानी को आज आखिरी कहानी बनाने का फैसला किया है। तो चलिए सुनते हैं एक आविर्भाव ओरिजिनल स्टोरी, अम्मा की अंगूठी। आविर्भाव ओरिजिनल स्टोरी। ये कहानी जैसा कि टाइटल ने बता ही दिया होगा आपको, अम्मा की है और उनकी अंगूठी की है। और ये अंगूठी कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं थी। अम्मा को उनकी दादी ने दी थी जब वो छोटी थी। असली सोने की, खरे सोने की अंगूठी थी ये, और अम्मा को बहुत पसंद थी। दो ही चीजों का शौक था अम्मा को, एक गहनों का और एक मिठाई का। पता नहीं कहां कहां से उन्होंने गहने, ज्वेलरी ये सब जमा की थी, अपने पास बड़े शौक से रखती थी और मिठाई भी खूब खाती थी। लेकिन एक दिन उन्हें पता पड़ा कि उन्हें शुगर की बीमारी हो गई है। मिठाई तो काटनी पड़ी, लेकिन गहनों का शौक नहीं छूटा कि उसका शुगर से कोई लेना देना नहीं था। तो होता ये कि घर वालों ने तो मना कर दिया कि अम्मा बाप मीठा नहीं खाएंगी, लेकिन चोरी छुपे अम्मा कई बार मालपुए या रसगुल्ला वगैरह दबा लेती। और हुआ ये कि ये जो छोटा सा मासूम सा झूठ था अम्मा का, जो वो जिसे वो छिपाती थी, ये थोड़ा सा उनके लिए मतलब जानलेवा हो गया और तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब डॉक्टर्स ने अम्मा के बच्चों को बोला कि देखिए, अब तो बेहतर यही है कि आप इन्हें घर ले जाएं और इनकी जितनी सेवा की जा सके आप करें। बेसिकली उनका बोलने का तरीका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो अम्मा के बच्चों ने भी यही किया। 2 बेटे थे, बहुएं थीं, पोते पोतियां थीं, और एक बेटी भी थी अम्मा की, जिसे सब छोटी बोला करते थे। तो बच्चे अम्मा को घर ले आए, उदास थे लेकिन खुश रहने की कोशिश कर रहे थे अम्मा के सामने। अम्मा भी ये सब देख रही थी और उन्हें समझ में आ गया था कि अब वो नहीं बचने वाली है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके पास जितने भी पैसे थे, जितने भी जमीनों के कागज उनके पास थे, उन्होंने सब सही हाथों में देने शुरू कर दिए। और फिर उन्हें याद आया कि उनके पास तो गहने भी हैं कई सारे। तो उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया, और जो जो गहना उन्हें जिसको ठीक लगा, उन तीनों में उन्होंने सारे गहने बांटकर खत्म कर दिए। और जब अम्मा को समझ में आ गया कि अब सारी जिम्मेदारियों से वो मुक्ति पा चुकी हैं, तो एक रात शांति से उन्हें भी मुक्ति मिल गई। घर में मातम मना, अम्मा को ले जाया गया उनके अंतिम यात्रा पर। सारे रीति रिवाज हुए, तेरहवीं हुई, घर साफ हुआ, शुद्ध हुआ। हुआ ये कि अम्मा के दोनों बेटे हेमंत और शरद अम्मा का कमरा साफ कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब अम्मा के कमरे को हम थोड़ा मतलब रीपर्पस कर लेते हैं, शायद कोई बैठक बन जाए इस कमरे की। कमरे की सफाई करते करते उन्हें एक
छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिलता है, छोटा सा बॉक्स मिलता है एक लकड़ी का। उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें बड़ी अजीब अजीब चीजें पड़ी हैं। एक पान का पत्ता पड़ा हुआ है पुराना, एक सूखा फूल है, पता नहीं कहाँ की एक बस की टिकट है। लेकिन उन सब में सबसे कीमती चीज थी एक सोने की अंगूठी, जो वो देखते ही पहचान गए। ये वही अंगूठी थी जो अम्मा ने उन्हें दी। और दोनों जानते थे कि अम्मा को ये अंगूठी बहुत पसंद है। और तब उनकी समझ में आया कि शायद इस बक्से में रहने की वजह से अम्मा ये अंगूठी किसी को देना भूल गई हैं। तो दोनों लड़कों ने ये फैसला किया कि चूंकि अब हमारे पास छोटी ही बची है, तो ये अंगूठी हम छोटी को दे देंगे। ये बात उन्होंने अपनी पत्नियों से भी की और पत्नियां भी राजी हुई कि हाँ, छोटी दीदी के पास ये अंगूठी जानी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी छोटे बेटे शरद के ऊपर है कि तुम छोटी के यहाँ जाओगे और अंगूठी उसे देकर आओगे। खैर, उसके जाने का दिन आता है। उसने अपना खाना पैक करा, थोड़ा सा, थोड़ी बहुत मिठाई जो खरीदी थी छोटी के यहाँ देने के लिए वो ली, अम्मा की अंगूठी ली और घर से निकल पड़ा। अब खाना वो पहले से भी बहुत खाकर निकला था, क्योंकि उसे पता था रात का सफर है, ट्रेन लेट होगी, तो खाना पहले से ही खा लेना चाहिए। तो अब जब शरद चल रहा है, उसे बहुत भारी भारी लग रहा है, घुटन सी हो रही है। तो शरद को समझ में आ गया कि शायद ज्यादा ही खाना खाकर उसने गलती की। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब तो सफर शुरू हो गया है। शरद रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन में बैठा। ट्रेन में भी वही चीज, अजीब सी घुटन उसे लग रही है। इसी घुटन को लिए हुए वो छोटी के शहर उतरा, स्टेशन से घर तक गया, दरवाजा खटखटाया। छोटी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, क्योंकि वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी। दोनों भाई बहन अंदर गए, हालचाल पूछा, शरद ने सबसे नमस्ते की और फिर मौका मिलते ही उसने अम्मा की वो अंगूठी छोटी को दे दी। वो अंगूठी देखकर छोटी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसके बाद उसने अपने भाई के खाने पीने का और सोने का इंतजाम करके अपने कमरे में उस अंगूठी को लेकर चली गई। शरद बिस्तर पर लेटा लेटा अचानक उसे रियलाइज होता है, शरद को, कि वो जो घुटन थी वो अब जा चुकी है। और उसे लगा कि शायद ये जो सफर की थकान थी ये शायद उतर गई है, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। शरद को नींद आ जाती है और जब अगली सुबह वो उठता है तो वो छत पर टहलने के लिए निकलता है। छोटी के घर की छत पर वो टहल रहा है। ये छोटी के जो पड़ोसी हैं, पड़ोस का जो घर है जो ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ है उसकी छत से, वहां पर एक ताऊजी टहल रहे हैं। छोटे शहरों में ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं, ताऊजी, चाचा जी, इस तरह बोलते हैं। तो ताऊजी क्या थे, ताऊजी की आदत थी, रिटायर्ड थे, तो दिन में रात में छत पर टहलते थे। ताऊजी शरद को पहचानते हैं कि ये छोटी का भाई है बड़ा। ताऊजी उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। अरे शरद, कैसे हो? शरद बड़ा फॉर्मली नमस्ते करता है, हाथ जोड़कर, थोड़ी सी गर्दन झुकाकर। नमस्ते ताऊजी, आप कैसे हैं, आप बताइए। ताऊजी अपनी तबीयत का थोड़ा सा बखान करते हैं कि क्या क्या खराब हो गया है, और फिर पूछते हैं, शरद, अम्मा कैसी हैं? शरद थोड़ा सा सक पकाता है और फिर कहता है कि ताऊजी, अम्मा का तो देहांत हो गया अभी कुछ दिनों पहले। ताऊजी एक अजीब सा मुंह बनाते हैं, कहते हैं, अरे शरद, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शरद कहता है, जी क्या मतलब? ताऊजी कहते हैं कि अरे तुम कल रात ही आए हो ना ट्रेन से? शरद बोला, जी हाँ, कल ही आया। तो मैं तो देख रहा था कि रात को जब तुम गली के अंदर से घुसे और घर तक आए, मैंने देखा अच्छे से, तुम चल रहे हो और तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी अम्मा चली आ रही हैं। तुम दोनों चलते चलते गली में आए और आकर घर का दरवाजा खटखटाया। छोटी ने ही खोला था ना दरवाजा, मैं देख रहा था। छोटी ने दरवाजा खोला और तुम और तुम्हारी अम्मा घर के अंदर घुस गए। अब तुम मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो? शरद खड़ा खड़ा सोचता रहा कि ताऊजी क्या बोल रहे हैं। और तभी उसके दिमाग में एक और ट्यूबलाइट चली। उसने ताऊजी को फौरी तौर पर जल्दी से नमस्ते बोला और सीढ़ियों से नीचे उतर गया।
वो सीधा जाकर छोटी के पास गया और उसने छोटी को सारी बात बताई। छोटी ने सब ध्यान से सुना। फिर वो बोली, भैया मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन कल जब से मैंने अंगूठी ली है एक अजीब सा भारीपन मेरे ऊपर छाया हुआ है। अब आप बताओ मैं क्या करूं। अब जाहिर सी बात है शरद अपनी छोटी बहन के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता था। उसने वो अंगूठी छोटी से ली, घर वालों को नमस्ते किया और शाम की ट्रेन पकड़ के उस अंगूठी और उस भारीपन, उस घुटन के साथ वापस अपने घर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने सारी बात अपने बड़े भाई, भाभी और पत्नी को बताई और तब डिसाइड ये हुआ कि अंगूठी उन्हें जैसे मिली थी वैसी की वैसी उस बक्से में रख दी जाएगी और वो बक्सा एक अलमारी में कहीं रख के स्टोर रूम में बंद कर दिया जाएगा। तो बस अम्मा की वो अंगूठी आज भी उस स्टोर रूम की उस अलमारी में बंद है, पर शायद वो अंगूठी और वो कमरा अकेला नहीं है। आप सुन रहे हैं आविर्भाव हॉरर शो और आज हमारे पास बस इतने ही किस्से और कहानियां थी। आविर्भाव के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार और सपोर्ट हमेशा आविर्भाव के साथ बना रहेगा। इसी के साथ मैं स्वप्निल आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ सुने और कुछ अनसुने किस्से और कहानियों के साथ, और तब तक के लिए डरना मत। अपना ख्याल रखिए। आविर्भाव समाप्त हुआ।